हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप जो मैथ का परीक्षा दे करके आए हैं वो आपका बहुत ही अच्छे से गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी के इस क्लास में हम आपको सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 जो आपका 18 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में मैथ का पेपर हुआ है उसका हम लोग इस वीडियो में आपको आंसर की अभी बताने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, गणित का अभी के इस क्लास में आपको आंसर की यानी कि उत्तर बताने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सेट है वो सेट जे है। आपके पास जो भी सेट होगा आप उससे मिला लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम होते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन सेम होते हैं, लेकिन उसका जो नंबरिंग होता है वो बस अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो बिना देर करते हुए हम लोग कम समय में इसके आंसर की को आपको बताने वाले हैं ना। तो चलिए, तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है ना, तो सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि साइन थीटा बराबर 45/53 है तो कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा बराबर होता है बच्चों p/h, यानी कि 45 p का मान है और 53 जो है वो h का मान होता है। यानी कि कोस थीटा का वैल्यू निकालना है तो कोस थीटा बराबर होता है b/h, है ना। जब b का मान निकालिएगा आप यहाँ पर तो b का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 28। देखिए, और 53 जो है h का वैल्यू दिया गया है तो 53, यानी कि 28/53 आ जाएगा, है ना। कहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 28/53। बी वाला ऑप्शन जो है सो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सॉल्यूशन नहीं करेंगे, है ना, ना के बराबर करेंगे, केवल आपको आंसर की बताएंगे। कल जो है आप लोगों का एग्जाम है तो उसका भी तैयारी आप लोगों को करना है। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न, साइन 29 डिग्री बट्टा कॉस 61 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं ना, तो साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 29 डिग्री, है ना। साइन 90 माइनस 29 हो जाएगा और ये नीचे वाले यानी कि कोस 61 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आपको ये पता होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है ना। कॉस 90 में से 29 जाएगा तो कितना बच जाएगा 61। ओके, और ये हो जाएगा कॉस 61 डिग्री, है ना। तो ये दोनों कट करके 1 आ जाएगा। वैसे इस तरह के प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर सवाल का। आगे आ जाइए बच्चों, तीसरा सवाल देखिए क्या पूछा गया था कि निम्नांकित विकल्पों में से कौन इकाई के बराबर नहीं है, यानी कि एक के बराबर नहीं है। तो देखिए, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बराबर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 ही होता है। लेकिन बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये एक के बराबर नहीं होता है ना। तो आपका यहाँ पे कौन इकाई के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है वो इकाई के इक्वल नहीं है। चलिए, आज ये चौथा प्रश्न आप देखिए, आपसे पूछा गया था कि यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, लंबाई जो है इसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कब क्या होगा। देखिए, हम मान लेते हैं ये एक वृक्ष है और इसकी छाया है ना, उसकी छाया जो है ये वृक्ष है, इसकी लंबाई h है और इसकी ऊंचाई भी क्या है बच्चों, दोनों बराबर है तो एच एच मान लेते हैं ना। तो हमें यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा। तो देखिए, हमको किस किस के बीच में थी संबंध निकालना है। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लंब, है ना, लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये एच हो जाएगा यानी कि कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यानी कि ये एंगल निकालने के लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, टेन थीटा बराबर निकालना होगा, है ना। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा h/h, है ना, सॉरी ये h अलग है ना। तो ये h/h हो जाएगा, तो ये कटेगा तो 1 के इक्वल आएगा, है ना। और टेन थीटा में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो टेन थीटा में 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री। तो यहाँ देखिए 10 से 10 कट जाएगा और हमारा थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। कहाँ दिया गया है, बी में दिया गया है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आ जाइए अगला देखिए, 5 नंबर पूछा गया था कि कोस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में लिखिए। कोस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में लिखना है हमको। तो देखिए, हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है ना। तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए इधर क्या है, ये इधर जो है स्क्वायर में है ना, स्क्वायर हटेगा उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
ये रूट आ जाएगा, है ना, रूट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में आ जाएगा। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, ए में दिया गया है 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आज ये बच्चों आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे कि सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो तो थीटा का वैल्यू कितना के बराबर होगा। तो यानी कि किस एंगल पे कॉसेक थीटा और सेक थीटा दोनों बराबर होता है। तो देखिए सेक थीटा में 45 डिग्री का मान क्या होता है? सेक थीटा में 45 डिग्री का मान होता है 2, है ना। वही कॉसेक थीटा में 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो भी 2 ही होता है ना। तो 45 डिग्री पर ये दोनों बराबर होता है। बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -1/2। इसका सॉल्यूशन करने के बाद आपको -1/2 मिलने वाला है ना, -1/2 मिलने वाला। वैसे आप लोग हम आपको सॉल्व कर देते हैं फिलहाल। देखिए आप लोग वैल्यू रखिएगा यहाँ पे, है ना। देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2, है ना। और इसका होल स्क्वायर भी है तो होल स्क्वायर कर लेंगे। ओके। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो कोट 45 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 1 और इसका होल स्क्वायर भी है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2, है ना। रूट में स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है ना, तो 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेके कट आउट कीजिएगा तो आपका -1/2 आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए बच्चों। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यदि √3 tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का वैल्यू बताइए कि कितना होगा। तो देखिए √3 tan थीटा बराबर दिया गया हमारे पास कितना 1 के इक्वल, है ना, 1 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग tan थीटा बराबर क्या लिख देंगे? ये जो यहाँ पर √3 जो दिया गया है आपके पास, ये क्या है? गुना में है, इधर आकर के ये भाग में आ जाएगा। यानी tan थीटा में √1/3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है ये बताना है। तो देखिए tan में जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना, tan में 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। तो tan से tan कट जाएगा और थीटा बराबर आपका 30 डिग्री मिल जाएगा, है ना। कहाँ दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल पूछा गया कि यदि कोट a + 1/कोट a बराबर 2 है तो tan स्क्वायर a + 1/tan स्क्वायर a बराबर कितना होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग सीधे आपको आंसर बताते हैं। ओके, देखिए 10 नंबर सवाल पूछा गया था कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कोस का पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। तो 10 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। ओके, 10 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि अलग अलग सेट में क्वेश्चन नंबर अलग अलग होते हैं ना। क्वेश्चन सेम होते हैं लेकिन नंबर उसके अलग अलग होते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ उसका और आंसर आपको बता रहा हूँ। 11 नंबर सवाल पूछा गया था कि यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस का पावर 4 थीटा का वैल्यू कितना आएगा। यानी 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 के बराबर आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी 1 के इक्वल है। ओके, अभी हम लोग कर रहे हैं फास्ट सॉल्यूशन, कभी आपको हम यानी कि सॉल्यूशन करवा देंगे अच्छे से। ओके, 12 नंबर पूछा गया था कि 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर a बराबर कितना होगा। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि tan स्क्वायर a। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने पहले सॉल्यूशन किया है उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। 100% राइट आंसर के साथ मैं ये आपको बता रहा हूँ। 13 नंबर पूछा गया था कि यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, 23 हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आज ये बच्चों क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है। तो वो केंद्र क्या कहलाता है बच्चों? तो वो केंद्र कहलाता है आपका
परिकेंद्र कहलाता है ना, परिकेंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे आ जाइए बच्चों, 15 नंबर सवाल पूछा गया था कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी? तो दीवार की जो ऊंचाई आएगी आपका सॉल्यूशन करने के बाद वो आ जाएगा बच्चों 15/2 मीटर, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर सवाल का। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आपसे कि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों आपका 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि 84 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे कि पूछा गया है कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई LBH है, तो इस इकाई है, तो किसी कमरे की यानी कि उसका वर्ग इकाई यानी कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 × L + B × H कहाँ दिया गया है? देखिए 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल पूछा गया था कि समद्विबाहु बाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा आधार 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बच्चों? 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन कर लीजिएगा। देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा? 19 नंबर का आपका 36 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। 36 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे आ जाइए, 20 नंबर सवाल पूछा गया था कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल जो आ जाएगा बच्चों, देखिए वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई है 10√2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बच्चों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आज ये 21 नंबर सवाल पूछा गया था कि बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगी? तो बीच की दूरी के लिए जो सूत्र होता है उसका सूत्र मैं आपको बता देता हूं। तो AB के बीच की जो दूरी होती है उसके लिए हम लोग x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? x2 बोलते हैं, और इसको y2, है ना। तो देखिए x2 में से हम लोग x1 को घटाते हैं, x2 में से x1 को घटाते हैं, उसका होल स्क्वायर करते हैं, फिर उसके बाद y2 में से हम लोग y1 को घटाते हैं और उसका होल स्क्वायर करते हैं। तो इतना आप जब कीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चों 10, है ना, 10 इकाई आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए बच्चों, अगला देखिए 22 नंबर सवाल है। 22 नंबर सवाल पूछ रहा है कि शीर्ष इतना दिया गया है ना, 0,700 24,0, यानी कि ये त्रिभुज के शीर्षों की हमको क्या दिया गया है? निर्देशांक दिया गया है। तो इसकी परिमिति क्या होगी? इसकी परिमिति हमको बताना है। तो इसकी जो परिमिति आएगी बच्चों वो कितना आएगा? तो इसकी जो परिमिति आएगी आपका 56 इकाई आएगा, है ना, 56 इकाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए 23 नंबर सवाल पूछा गया है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी होगी। तो मूल बिंदु से बिंदु 11,60 की दूरी पूछी गई है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हम लोग सिंपली ये x है और ये क्या है? तो y है। तो हम लोग क्या करते हैं? x² + y² कर देते हैं। मूल बिंदु के लिए यही होता है। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 23 नंबर का आ जाएगा आपको D, है ना, 61 इकाई आ जाएगा, 61 इकाई ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आ जाइए 24 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया था कि यदि बिंदुएं इतना इतना तथा इतना एक रेखीय है तो क्या होगा? तो यहाँ पर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि 2a जो है वो बराबर हो जाएगा b के। ओके आगे बढ़ते हैं, देखिए 25 नंबर सवाल है कि शीर्ष बिंदु इतना इतना तथा इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए मैं फॉर्मूला अभी आपको बता देता हूं बच्चों, 1/2 होता है mod ऑफ 23 31 12, है ना, x1 × 23 यानी कि y2 - y3 प्लस 31, है ना, 23 31 12 x2 23 31 y3 में से हम लोग y1 को घटाते हैं, फिर प्लस देते हैं x3 × 23 31 12 यानी कि y1 - y2। ये क्या है? इसका सूत्र होता है। तो जब इस सूत्र पे आप लोग बिठाइएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 25 नंबर का? तो 25 नंबर का सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए बच्चों 26 नंबर देखिए, सवाल पूछा गया था कि अर्धवृत्त की परिमिति होती है। तो अर्धवृत्त की परिमिति पूछा गया है, तो 26 नंबर का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन सी आ जाएगा, है ना, πr + 2r आ जाएगा। ओके
आज ये बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, तो हम लोग यहाँ से व्यास दिया गया है तो हम लोग क्या त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो r बराबर होता है d/2, है ना। तो यहाँ से आप लोग 14 निकाल लीजिएगा। 28 दिया गया है, 28/2, तो ये 14 आ जाएगा। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, है ना, 2πr होती है। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 होता है पाई का वैल्यू, और ये r जो है, r का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 14। तो देखिए इसको कट कीजिएगा तो 2 बार में चला जाएगा। तो 44, 22 दूना 44, 44 दूना 88 आ जाएगा, है ना। 88 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 28 का, है ना, सॉरी 27 का, ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, आज ये बच्चों अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचा कर लेते हैं। देखिए पूछा गया था कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा। तो त्रिज्यखंड का जो केंद्रीय कोण होगा बच्चों, वो कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी में दिया, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। त्रिज्यखंड का जो केंद्रीय कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था आपसे कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ी हुई है, इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा क्या होगी। तो इसको देखिए, ये पहले क्या था, एक तार था, है ना। तो तार से क्या बना, वृत्त बना, यानी कि वृत्त की परिधि जो होगी, है ना, वृत्त की जो परिधि होगी, वो वृत्त की परिधि वो यानी कि फिर उसको किस में मोड़ कर बना गया है, तो उसमें यानी उसी तार को, यानी जो जिसका 28 सेंटीमीटर परिधि था, सॉरी त्रिज्या था, उसी तार को मोड़ करके फिर से वर्ग बनाया जाता है ना। तो वृत्त की जो परिधि आएगी वो बराबर होगा किसके, वर्ग के परिमाप के, है ना, वर्ग के परिमाप के, यानी कि वर्ग के वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। ये बराबर हो जाएगा वर्ग के परिमाप, यानी 4 गुने भुजा के, यानी कि a के बराबर हो जाएगा। आप इस पर बिठाइएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा, 29 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, 30 नंबर सवाल पूछा गया था कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनकी परिमिति का अनुपात कितना होगा। तो कितना अनुपात हो जाएगा बच्चों, √π/2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आ जाइए 31 नंबर देखिए, सवाल आपसे पूछा गया था कि द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। जब भी आपको प्रकृति निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है ना, यानी कि विवेचक जिसको बोलते हैं, विवेचक को हम लोग डी से सूचित करते हैं, और डी बराबर होता है बच्चों b² - 4ac होता है ना, b² - 4ac होता है। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। जब आप निकालेंगे तो डी जो है आपका, डी यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे जो डी आएगा वो 0 से क्या होगा, बराबर, यानी कि बड़ा होगा। और जब भी विवेचक का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसा होता है बच्चों, एक तो समान नहीं होगा, है ना, सॉरी वास्तविक होगा, है ना। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा, और दोनों मूल असमान होंगे, है ना, असमान होंगे, यानी कि बराबर नहीं होगा, अनइक्वल होगा। ओके, कहाँ दिया गया है, तो वास्तविक और असमान, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 32 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था। देखिए यहाँ पर भी वही पूछा गया है, विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बताना है। तो देखिए bx² + ax + c = 0 में निकालना है। तो d बराबर क्या सूत्र में अभी मैंने बताया आपको, b² - 4ac होता है। ओके, देखिए b क्या होता है, तो b जो होता है बच्चों x के गुणांक को हम लोग b कहते हैं, तो b यहाँ पर क्या है, a है। ओके, और x² के गुणांक को हम लोग a कहते हैं, तो a के स्थान पे यहाँ पे b दिया गया है, और c के स्थान पर c ही दिया गया है। तो देखिए b का वैल्यू क्या दिया गया है, a दिया गया है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने a का वैल्यू यहाँ पे b है। ओके, तो b हो जाएगा, और c का वैल्यू c ही है, तो a² - 4bc कहाँ पे दिया गया है, a² - 4bc ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 32 नंबर सवाल का। आगे आ जाइए बच्चों, 33 नंबर सवाल पूछा गया था कि 3x यानी कि 3x, y तथा 15 समांतर श्रेणी में है, तो x + वायु का वैल्यू हमको बताना है कि कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे x + y का वैल्यू निकालना है, यानी कि तीसरा पद जो है आपको यहाँ पे निकालना है ना। तो जब आप पद का फॉर्म यानी कि दूसरा पद और तीसरा पद निकालेंगे तो कितना कितना आ जाएगा आपका, देखिए तो आपका जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा 18, है ना, 18 आ जाएगा, है ना। x + y जो है आपका 18 हो जाएगा। इससे आपको पहले निकालना होगा
सॉरी ए दिया गया है ना, 3 दिया गया है, तो इससे आपको दूसरा पद निकालना होगा, x का वैल्यू कितना आएगा, उसी तरह यानी a3 यानी कि y का वैल्यू निकालना होगा, फिर इन दोनों को जोड़ करके जो आएगा वो 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर दिया गया है। आगे आ जाइए, 34 नंबर पूछा गया था कि अनुक्रम यानी कि समांतर श्रेणी दिया गया है इतना, है ना, इसमें हमको सारवंतर निकालना है यानी कि d का वैल्यू निकालना है। तो d बराबर होता है दूसरा पद में से हम लोग पहले पद को घटा देते हैं ना। तो देखिए दूसरा पद आपका 9 है और पहला पद आपका 5 है, तो 9 में से आप 5 घटाइएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। तो 4 इसका सही आंसर यानी कि सारवंतर 4 है इसमें। 35 नंबर सवाल पूछा गया था कि अनुक्रम इतना दिया गया है ना, ये समांतर श्रेणी में है, इसका 13वां पद निकालना है। तो 13वां पद निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, तो A13 बराबर हम लोग लिखते हैं A प्लस 12D, है ना, 12D लिखते हैं। तो A का वैल्यू दिया गया है माइनस का 5 दिया गया है ना, माइनस का 5 दिया गया है, प्लस है तो प्लस देते हैं, फिर 12 गुने D हम लोग को निकालना होगा। तो देखिए कहीं से भी आप लोग दूसरा पद में से पहला पद को घटा करके निकाल सकते हैं सारवंतर, है ना। तो 7 में से हम लोग अगर 3 घटाते हैं तो 4 आएगा, है ना, 4 आ जाएगा। यहाँ देखिए -5 है, ये 12 चौका 48 हो जाएगा, प्लस का 48 और 48 में से 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, प्लस का 43 बच जाएगा। कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में, तो 35 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे आ जाइए बच्चों, 36 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना। प्रथम लगातार होना चाहिए, है ना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, प्रथम का मतलब क्या होगा, लगातार होना चाहिए। ओके, आज ये बच्चों अगला देखिए सवाल आपसे पूछा गया था कि 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट 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 45 तक दिया गया है ना। इसका देखिए nवां पद दिया गया है, अंतिम पद यहाँ पे 45 दिया गया है ना, और इसमें ये जो है a का वैल्यू है और d का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 12 में से 1 यानी कि 11 घटाएंगे तो यहाँ पे d का वैल्यू 1 है। तो एक फॉर्मूला होता है SN कब, जब आपको nवां पद दिया गया हो, nवां पद दिया गया हो, यानी कि nवां पद जब आपको दिया होगा तब जो फॉर्मूला आता है वो होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एल क्या है बच्चों, लास्ट पद, है ना, TN इसको बोलते हैं। तो ऐसा इसमें आप लोगों को रखना होगा, ठीक है। तो n का वैल्यू आपको पहले यहाँ पे निकालना होगा। ओके, चलिए, तो बच्चों यहाँ पर आप लोग जब निकालिएगा तो आंसर जो आएगा यहाँ पे 37 नंबर का राइट आंसर आएगा वो 980 आएगा, है ना। बी वाला में दिया गया है तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पहले आपको n का वैल्यू निकालना होगा। n आप लोग निकाल सकते हैं nवां पद से। nवां पद क्या होता है, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से जो n है आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकालिएगा तो 980 आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला देखिए समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का अगला पद निकालना है। तो अगला पद कैसे निकाल सकते हैं, अगला पद कौन सा आएगा बच्चों, देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और अगला पद जो निकालिएगा वो A4 आएगा, है ना। A4 को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो A4 बराबर हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 3D, है ना। एक घटा करके हम लोग लिखते हैं तो A प्लस 3D होगा, है ना। तो देखिए √7 है, A का वैल्यू रख दीजिएगा √7 रख दीजिएगा, और प्लस D का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, और D का वैल्यू रखते ही आपका आंसर जो है सो आ जाएगा, और आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा √112, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी इतना दिया गया है कि कितने पदों का योगफल 406 होगा, यानी कि SN दिया गया है, यानी कि SN बराबर जो होता है n/2 होता है इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। यहाँ से आप लोग n का वैल्यू जो है सो निकाल सकते हैं, और निकालिएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब हम लोग बहुत समय लग रहा है बच्चों, तो हम लोग सीधे आपको आंसर ही बताते हैं ना। 40 नंबर देखिए पूछा गया था आपसे कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल इतना है, तो इसका nवां पद क्या होगा। तो इसका nवां पद जो आएगा बच्चों वो होगा 6 - 2n, है ना, 6 - 2n होगा। 40 नंबर का बी वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए बच्चों, यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। सिंपली आपको स्क्वायर कर देना है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। कहाँ दिया गया है, 9:16 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 41 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 42 नंबर, एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है तथा 21 सेंटीमीटर हो तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो, तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई आ जाएगी बच्चों 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आ जाइए, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घनाभ बनाने हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ का आयतन कितना आएगा। तो
सॉरी परिणामी घनाभ का आयतन जो आ जाएगा बच्चों 43 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 648 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब 648 सेंटीमीटर क्यूब। आगे आ जाइए बच्चों, 44 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इतना के अनुपात में है, 16:9 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो 44 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 64:27 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आ जाइए 45 नंबर देखिए पूछा गया था कि यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन कितना होगा? तो 45 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 3456 घन सेंटीमीटर, है ना, 3456 घन सेंटीमीटर, 3456 घन सेंटीमीटर। सॉरी 45 नंबर पूछा गया है, सॉरी 45 नंबर गलत हो गया बच्चों। देखिए 45 नंबर पूछा गया था कि यदि घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो वो 864 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन कितना आएगा? तो इसका जो आयतन जो आएगा बच्चों वो आपका 45 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1728 घन सेंटीमीटर, है ना, 1728 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 45 नंबर का। ओके, अगला देखिए पूछा गया था कि यदि घनाभ के तीन आसन्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y, z हो तो घनाभ का आयतन कितना होगा? तो घनाभ का आयतन जो आ जाएगा बच्चों वो आपका 46 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि x, y, z अंडर रूट ऑफ x, y, z होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आ जाइए बच्चों, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है 264 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना आएगा? तो 47 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आएगा 308 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 48 नंबर देखिए पूछा गया था कि निम्नांकित में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता यानी सारणी की आवश्यकता जो है सो हम लोग को पड़ती है? तो किसकी पड़ती है बच्चों? माध्यिका निकालने के लिए ना, माध्यिका निकालने के लिए हम लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ती है, यानी कि मीडियन निकालने के लिए। ओके, 48 का बी राइट आंसर है। 49 नंबर देखिए सवाल पूछा गया था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका निकालने के लिए आपको 10 अभाज्य संख्या आपको लिखना होगा और जो बीच में आएगा उन दोनों को जोड़ करके आपको 2 से भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वो आपका माध्यिका आ जाएगा। तो 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, है ना, बी वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा माध्यिका। 50 नंबर देखिए पूछा गया था कि सममित बारंबारता वितरण सारणी में क्या होता है? तो सममित बारंबारता सारणी में क्या होता है? तो सममित बारंबारता सारणी में होता है जो माध्य होता है वो बहुलक से छोटा होता है और जो बहुलक होता है वो माध्यिका से छोटा होता है। तो बी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए 51 नंबर देखिए पूछा गया था कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो 51 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर होगा, है ना, 13 सेंटीमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए 52 नंबर है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो किसी बाह्य बिंदु से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 52 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी हमें बतानी होगी कि कितनी होगी। तो जब आप दूरी निकालिएगा तो आपका आ जाएगा बच्चों कितना? 15 सेंटीमीटर, सॉरी 53 नंबर है ना, तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना, 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था आपसे कि यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र की जीवा की लंबाई लांबिक दूरी कितनी होगी? तो 54 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, है ना, 15 सेंटीमीटर, 54 का बी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। चलिए 55 नंबर देखिए पूछा गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल समकोण में होता है तो कितना होता है? तो 55 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, 2 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नांकित रेखा युग्मों में से किसी वृत्त में समांतर नहीं हो सकता। रेखांकित रेखा युग्मों में से कौन किसी वृत्त में समांतर नहीं हो सकता है? तो कौन नहीं हो सकता बच्चों? तो 56 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक जीवा और एक स्पर्श रेखा जो है ये आपका समांतर नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि वृत्त की किन्हीं दो त्रिभुजों त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री हो है तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना आएगा? तो 57 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आएगा 50 डिग्री। ओके,
आगे देखिए बच्चों 58 नंबर सवाल पूछा गया था, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हो तो चतुर्भुज कैसा होगा। तो 58 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वर्ग होगा। ओके, 58 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। 59 नंबर सवाल देखिए, समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है। तो समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है, तो ये जो होते हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं ना, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, किसी वृत्त के केंद्र पर एंगल AOB है तथा परिधि पर एंगल ACB है, जहां C वृत्त के वृहत चाप पर स्थित है, तो एंगल ACB का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो एंगल ACB का वैल्यू होगा वो AOB यानी कि वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है, यहाँ पे आपको बताना है कि बहुपद के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। बी का वैल्यू जो दिया गया है एक्स के, यानी एक्स के जो गुणांक में होता है वो बी होता है। देखिए -7 है बी का वैल्यू, तो माइनस पहले से ही है और -7 हो जाएगा। तो और ए का वैल्यू 6 दिया गया है, तो यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, यानी कि +7/6 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखिए 62 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा गया था आपसे। 62 नंबर सवाल क्या पूछा गया है कि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो होता है C/A, है ना। C का वैल्यू 1 दिया गया है तो 1 हो जाएगा, ये 1 दिया गया है तो 1 हो जाएगा, और A जो है वो x² के गुणांक को कहते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा। 2 है जो ए का वैल्यू है, तो 1/2 डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर सवाल का। आगे आ जाइए 63 नंबर सवाल पूछा गया कि शून्य को इतना तथा इतना, शून्य को -3 2 वाला बहुपद है। तो शून्यक दिया गया है ना, शून्यक हम लोग को -3 तथा 2 दिया गया। तो बहुपद का जो सूत्र होता है, बहुपद का जो सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है, तो बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग ये जो इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, तो दोनों को जोड़िए यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, -3 + 2 ये -1 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा ये बराबर आ जाएगा -3 गुना 2 कितना होगा, तो -6। देखिए x² है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है कि -1 है, x हो जाएगा, ये देखिए -6 अल्फा इंटू बीटा -6 दिया गया है, तो x² ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा, एक हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये -6 x² प्लस x -6 x² प्लस x -6 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 63 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, 64 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है यहाँ पे, रैखिक समीकरण योग में इतना इतना के आलेखीय निरूपण है। तो इतना इतना के आलेखीय निरूपण निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, तो हम लोग ऐसे चेक करते हैं, A1/A2 ये बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 को चेक करते हैं। तो देखिए इसमें A 1/3 है और ये बराबर होगा B1/B2 निकालते हैं तो -1/4। चूंकि ये बराबर नहीं है तो इसका कैसा आएगा बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, है ना, प्रतिच्छेदी होगा। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, प्रतिच्छेदी रेखा होगी 64 का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए रैखिक समीकरण युग में दिया गया है, यदि A1 ये सब बराबर हो तो इसके अनंत हल होते हैं ना, अनंत बहुतेरे हल, ऑप्शन नंबर बी, अनंत हल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कब, जब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तब। आगे अजय बच्चों 66 नंबर सवाल पूछा गया है कि रैखिक समीकरण युग में क्या आलेखीय निरूपण यदि समांतर रेखाएं हो। तो समांतर में क्या होता है बच्चों, A1/A2 ये बराबर तो होता है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है किसके, तो C1/C2 के। कहाँ दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों 67 नंबर सवाल पूछा गया था कि यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 14 तथा 4 है तो उनका गुणनफल कितना होगा। तो संख्याएं निकालिएगा तो 67 नंबर का जो ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, 67 का ऑप्शन नंबर आपका 45 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं, टाइम बहुत हो रहा है बच्चों। यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, शांत जल में कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की आपेक्षिक चाल कितनी आएगी। तो कितनी आएगी चाल बच्चों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, हो ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था कि ये चर x में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है जहां a b c एवं वास्तविक संख्याएं हैं। तो
तो देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ए बराबर जीरो आपका नहीं होना चाहिए। देखिए अगर ये जो जीरो हो गया तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये गुना होकर के क्या हो जाएगा जीरो। तो चूंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि द्विघात होना चाहिए, द्विघात में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक दो होना चाहिए। तो ए जो है आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी बी जीरो के इक्वल हो सकता है, लेकिन ए जो है ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 69 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 का विवेचक क्या होगा। वही डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप लोग निकालिएगा इस फॉर्मूला पर रख करके तो 70 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी कि 76 बच्चों है ना, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 76। ओके, डी का वैल्यू 76 आ जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर पूछा गया था कि यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रमशः इतना इतना है तो माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका क्या आ जाएगा बच्चों, 71 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 72 नंबर सवाल पूछा गया था कि 24 संख्याओं का औसत शून्य है, औसत जो है वो शून्य है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा। 23 जो संख्याएं हैं वो शून्य से बड़ी हो सकती है। ओके, 73 नंबर देखिए, 73 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ये निश्चित घटना है ना, ऐसा घटना जो कि घट सकता है, उसका घटना घटित यानी कि उसका घटना यानी उस घटना का जो घटित होना है वो तय है, तो उसका जो प्रायिकता होता है यानी प्रोबेबिलिटी होता है वो एक होता है ना। और ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे 73 नंबर का। ओके, चलिए आगे आ जाइए बच्चों। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासा को जो हम लोग उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच और छः आ सकता है। तो देखिए इसमें अभाज्य संख्या कितना है, तो अभाज्य संख्या इनमें से कितना है बच्चों, तो देखिए दो है, तीन है और पाँच अभाज्य संख्या है ना। तो देखिए कितना संख्या आ सकते हैं, तो तीन आ सकता है ना, तीन अभाज्य संख्या आ सकता है और टोटल कितना है तो छः है। तो इसको कट कीजिएगा तो 1/2 आएगा है ना। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया 1/2, 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए बच्चों। 75 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था आपसे कि निम्नांकित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है, ये जो होता है बच्चों ये आपका हमेशा जीरो से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा और हमेशा एक से कम होगा है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है वो जीरो से बड़ा होता है या फिर बराबर हो सकता है और एक के बराबर होता है और एक से छोटा ही होगा। तो देखिए 20% जी बिल्कुल हो सकता है, 1.2 ये एक से बड़ा है तो यही नहीं होगा है ना। 3/4 को अगर हम लोग काटेंगे तो 0 कुछ आएगा और इस जो ये तो 0.3 है, यानी कि ये 0 और 1 के बीच में है। तो 1.2 जो है ये एक से बड़ा हो गया, तो यही जो है आपका प्रायिकता नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि क्या पूछ रहा है कि यदि यानी कि प्रायिकता किसी घटना की ई है, किसी घटना की ई की प्रायिकता को दर्शाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो है वो किसी घटना ई की प्रायिकता को किस तरह से दर्शाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है वो जीरो से बड़ा होता है या फिर बराबर हो सकता है, लेकिन एक के बराबर होगा या एक से छोटा होगा। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 76 नंबर का ऑप्शन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर 76 देखते हैं, 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 77 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि एक संभव घटना असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो हमेशा याद रखना है जीरो होगा, सॉरी याद तो आप नहीं रखना है क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम तो दे दिया है, आगे आपको काम आएगा। तो असंभव घटना जो होती है उसकी प्रायिकता जीरो आती है। आगे आ जाइए बच्चों। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो विषम कितना होता है, उसमें विषम संख्या भी कितना होता है, देखिए 78 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, 1/2। विषम भी 3 संख्या होता है और टोटल जो आउटकम है वो भी 6 होता है, तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा 6। इसको जब हम लोग कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 78 नंबर हो गया। अब देखिए 79 नंबर है ना। 1 से 30 तक की संख्याओं में से यादृच्छिक एक संख्या को चुन लिया जाता है तो चुनी गई संख्या की अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी। तो अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी बच्चों, 79 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, 1/3 आएगा जब आप लोग निकालिएगा तो।
80 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता यानी कि PE डैश है ना, ये बराबर होता है 1 के। तो देखिए प्रायिकता जीतने की प्रायिकता कितना है 0.4 है, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट यानी कि किसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता को हम लोग इधर ही रहते हैं, इसको जो है हम लोग उधर भेज देते हैं। ये प्लस में है इधर, वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, है ना। इसका वैल्यू हमको 0 पॉइंट कितना दिया गया है 0.4 दिया गया। इसको जब आप घटाइएगा तो 0.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 80 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है। देखिए 81 नंबर सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो किसी तो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं बच्चों ये आपके हमेशा समरूप होते हैं। ओके 81 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 82 में देखिए पूछा गया था 82 नंबर क्वेश्चन में कि समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं में क्या संबंध होता है। तो 82 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तो उनकी जो भुजाएं होती है वो समानुपाती, ऑप्शन नंबर बी। ओके दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो 83 नंबर का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 3:2 हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर 83 नंबर का जो ऑप्शन नंबर डी होगा 2:3 होगा यहाँ पे, अगर हम लोग रूट लगा देते हैं तो। ठीक है 83 हो गया। 84 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि ABC और DEF समरूप है तब तथा ABD इतना दिया गया है तो FD बट्टे CA का वैल्यू कितना आएगा। तो FD बट्टा CA का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 84 नंबर में, है ना। 84 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है 5:3 हो जाएगा। ठीक है उसका पलट जाएगा, देखिए एफ ठीक पलट जाएगा। ओके पलट जाएगा तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। 85 नंबर देखिए पूछा गया था आपसे कि ABC और PQR समरूप है तथा उनकी परिमिति जो है वो क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर है तो PQ बराबर कितना आएगा। तो PQ बराबर आ जाएगा बच्चों 85 का ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि 40/3। ओके 86 नंबर देखिए 2a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई होगी। ऊंचाई की लंबाई है तो ऊंचाई की जो लंबाई आएगी वो कितना आ जाएगी a√3 कहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई होगी। हाँ यही 2a दिया गया ना, 2a दिया गया, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 86 नंबर का। आगे आ जाइए बच्चों 87 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नांकित में कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो पाइथागोरस त्रिक इनमें से कौन नहीं है 17, 61, 69 जो है ये आपका पाइथागोरस त्रिक नहीं है, बाकी ये सब त्रिक है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 88 नंबर देखिए पूछा गया था कि 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ये देखिए ऊंचाई दिया गया है तो सबसे पहले आपको भुजा की लंबाई निकालनी होगी, है ना। भुजा की लंबाई के लिए जो सूत्र होता है बच्चों ये होता है बच्चों 2 × h/√3, है ना। यहाँ से आप लोग h रख दीजिए तो h कितना आ जाएगा, a हम पहले आपको निकाल के बता देते हैं, बाकी बात आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए h की जगह पर आप लोग रख दीजिए 6√3, है ना, 6√3 बट्टा यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा, ये इंटू में है तो 6 दूना 12 यानी a बराबर 12 आ जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों ये होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर। अब 12 रख दीजिए यहाँ पे, आपका वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 88 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यानी कि 36√3 आ जाएगा, 36√3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामान्य यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज क्या होती है। तो त्रिभुज जो होती है बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 90 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाएगी। तो 90 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। ओके 91 नंबर सवाल देखिए
किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q तथा r है, तो समीकरण a बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करता है। तो b जो होता है ना बच्चों, ये 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन r से छोटा होता है ना। लेकिन r जो है, सॉरी देखते हैं इसका, सॉरी r जो होता है ना, r क्या होता है बच्चों, रिमाइंडर होता है ना। r जो होता है ये 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन b से जो है बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा होता है ना। कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ दिया गया बच्चों, आर जो होगा बच्चों यहाँ पे, वो आर जो है वो बी से छोटा होगा। कहाँ दिया गया, बी में दिया गया है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए 92 नंबर सवाल पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इतना तथा इतना का मौसो कितना आ जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार आप लोग बनाइएगा, तो इसका जो मौसो आएगा यानी कि एचसीएफ जो आएगा, वो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 51 आएगा, है ना। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे आगे आ जाइए बच्चों, 93 नंबर सवाल है कि इसका हमको अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में हमको लिखना है। किसका, तो 7429 को लिखना है। तो 7429 को जब आप लोग प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 17 गुना 19 गुना 23 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए 94 नंबर देखिए क्या पूछा गया था कि यदि दो संख्याओं ए तथा बी का लॉसो तथा मौसो क्रमशः सी तथा डी है, डी हो तो क्या होगा। तो डी है तो क्या होगा, तो राइट आंसर, इसका राइट आंसर 94 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा सी डी के, यानी ए गुना बी बराबर हो जाएगा सी गुना डी के। ये हम लोग यानी पढ़े भी हुए हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एलसीएम, यानी कि एलसीएम की जगह पर हमको सी दिया गया है, ये बी है ना, ये बी है, यानी कि एलसीएम की जगह पर सी है, गुने डी है ना। तो इनको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ए बी बराबर सी डी होगा, ठीक है। 95 नंबर देखिए पूछा गया था कि निम्नांकित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इनमें से कौन है बच्चों, तो रूट 4 को देखिए, ये आपका पूर्ण रूप से रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका परिमेय संख्या, बाकी रूट 2 रूट 3 ये सब जो है वो आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे आ जाइए 96 नंबर पूछा गया था कि वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू बराबर 0 ना हो, वो परिमेय कहलाती है ना, परिमेय कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 96 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए बच्चों, 97 नंबर पूछा गया कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत हो और ना आवर्ती हो कहलाती है। ना ही शांत हो और ना ही आवर्ती हो, वो अपरिमेय हो जाती है ना, इर्रेशनल हो जाती है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल, सॉरी 98 नंबर सवाल पूछा गया है कि 3 माइनस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर करना है। तो इसका जो आप होल स्क्वायर यानी कि ए इंटू सॉरी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 98 नंबर का आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 29 माइनस 12 रूट 5 आ जाएगा। ओके 99 नंबर देखिए पूछा गया है बहुपद इतना का गुणनखंड कीजिए। बहुपद इतना का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अगला 100 क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक है। शून्यक है तो शून्यक जब आप लोग निकालिएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, शून्यक इसका 10 का यानी 100 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -2 -5 आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके बच्चों, तो हमने आपको बिल्कुल बच्चों आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने गलत बताया है, बिल्कुल 100% राइट आंसर के साथ सॉल्यूशन वीडियो बताया है आपको। देखिए 46 मिनट हो चुके हैं, तो कैसा लगा वीडियो ये, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बच्चों अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कीजिएगा। ओके बस एक शेयर कीजिएगा और आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ओके बच्चों, लगभग 50 मिनट जो है सो होने वाले हैं। हम मिलते हैं आपसे कल बच्चों, कल आपका जो है संस्कृत का है और नन हिंदी का भी है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे धन्यवाद। ओके बाय बच्चों।